नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं सुधांशु पटेल आप सभी प्यारे मित्रों का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम मौर्य वंश के बारे में बातचीत करेंगे। और मौर्य वंश को समझने से पहले अगर हम आपसे बातचीत करें तो महत्वपूर्ण चीजें कुछ समझना जरूरी है। देखो, मौर्य वंश का संस्थापक आप सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने अपने गुरु, अपने मंत्री चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। लेकिन इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखो, भारत में अगर बातचीत करें, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत अवस्था में पहुंची और उसके बाद लगभग 1750 बीसी के आसपास वो पतन की ओर अग्रसर हो गई। फिर बीच में एक खाली टाइम पीरियड हुआ और फिर वैदिक काल और फिर लेटर वैदिक काल, और उसके बाद फिर महाजनपदों का उदय हुआ। और महाजनपदों में भी 16 महाजनपदों में एक मगध था जो अपनी वास्तविक राजाओं के सामर्थ्य के कारण, उनकी कूटनीति के कारण सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ। और अगर हम मगध की बातचीत करें तो मगध पर विभिन्न वंशों ने, हर्यक वंश ने, शिशुनाग वंश ने शासन किया। और अंततोगत्वा शिशुनाग वंश के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो नंदों ने शासन किया, नंद वंश ने। तो थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड की बातचीत करें आपसे, तो 4th सेंचुरी के आसपास की बात है। 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी बीसीई, बिफोर कॉमन इरा की हम बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की, हम ईस्वी से पहले की बातचीत कर रहे हैं। 4th सेंचुरी बीसीई में भारत में आप देखते हो तो नंद वंश का संस्थापक महानंद था। उसको आपको पता है कि दूसरा परशुराम की संज्ञा दी गई। उसको सर्व छत्रांतक कहा गया, मतलब क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया। और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ है नंद वंश का महापद्मनंद। लेकिन महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों में सबसे अंत में जो उत्तराधिकारी बना वो कौन था? घनानंद। मतलब इधर भारत की बातचीत करें तो भारत में 4th सेंचुरी बीसीई में नंद वंश शासन कर रहा था। और नंद वंश का जो टाइम पीरियड है वो 344 बीसीई से 344 बीसीई से लेकर 323 बीसीई तक लगभग चलता है। ये टाइम पीरियड है। इस पीरियड में नंदवंश की स्थापना की बातचीत करें, महापद्मनंद कर रहा है। और इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हो रहे हैं उसमें से एक आता है घनानंद। अब घनानंद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बैकग्राउंड में लेकर चल रहा हूं। हालांकि नंदवंश के बारे में हमने पढ़ाई कर ली। अब देखो, घनानंद और वैश्विक स्तर पर अगर हम इसी के प्रतिद्वंदी की बातचीत करें तो आप देखते हो एक राज्य है जिसका नाम है मेसोडोनिया। वैश्विक स्तर की बातचीत करें तो मेसोडोनिया में 4th सेंचुरी में क्या हो रहा है? मेसोडोनिया का राजा है फिलिप। मेसोडोनिया का राजा कौन है? फिलिप। और फिलिप का उत्तराधिकारी हुआ अलेक्जेंडर, जिसको हम और आप सामान्य भाषा में सिकंदर के नाम से जानते हैं। किसके नाम थे? अलेक्जेंडर, या फिर इसी को हम लोगों ने सिकंदर का संज्ञा दी है कि ये क्या था? सिकंदर था, सिकंदर। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम दूसरे नाम सिकंदर के नाम से जानते हैं। अब ध्यान समझना, सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। इसका गुरु कौन था? अरस्तु। अब ध्यान समझना, यह बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, बेतहाशा महत्वाकांक्षी। और इसने सपना देखा कि यह क्या करेगा? विश्व विजय। इसका एक सपना था विश्व विजय करने का, पूरे विश्व को जीतने का इसका सपना था। और इसी के लिए इसने अपने आसपास पड़ोस में एथेंस में स्पार्टा को पहले कब्जा किया, मतलब युद्ध किया स्पार्टन्स के साथ में। इसके साथ साथ एथेंस के साथ में पहले लोकल के जो क्षेत्र थे उनको कब्जा किया, उन पर अधिकार किया। उसके बाद फिर निकट प्रतिद्वंदी अलेक्जेंडर का हुआ फारस का शासक। इसका जो निकट प्रतिद्वंदी सबसे था वो कौन था? और सबसे शक्तिशाली इसका निकट प्रतिद्वंदी जो था, वो प्रतिद्वंदी की बातचीत करें तो फारस का राजा था। कौन सा? फारस का शासक था। फारस का शासक इसका निकट प्रतिद्वंदी था। लेकिन फारस बहुत महान एक प्रकार से साम्राज्य था। और आप इसको देखते हो तो मिडिल एशिया, मध्य एशिया से लेकर आप देखते हो तो तुर्की तक, मध्य एशिया से लेकर अगर हम आपसे बातचीत करें मिस्र तक, मध्य एशिया से मिस्र तक क्या है? ये फारस के शासक का साम्राज्य फैला हुआ। अब बहुत बड़ा सिकंदर ने योजना बनाई, योजनागत तरीके से युद्ध किया और फारस के शासक को पराजित कर लिया।
अब सिकंदर का जो कब्जा है वो आप देखो मध्य एशिया से लेकर कहां तक हो चुका, मिस्र तक हो रहा है। तो फारस के शासक को सिकंदर ने पराजित किया, ये हार जा रहे हैं। अब इसी समय जब फारस का शासक हार रहा है, पराजित हो जा रहा है, तो इसी समय एक हमारी यहां यूनिवर्सिटी थी जिसको आप कहते हो तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की बातचीत करें तो यहां के एक शिक्षक थे, स्टूडेंट थे, जिनका नाम था कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य। अब ये थोड़ा सा राजनीति के अच्छे जानकार हैं और इनको शंका होती है कि सिकंदर अब भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में वो घनानंद के पास पहुंचते हैं। घनानंद के बारे में बातचीत करें, घनानंद थोड़ा सा भोग विलासी प्रवृत्ति का राजा था। वो बस भोग विलास में ही लगा रहता था, उसको अच्छे कार्यों से कोई मतलब नहीं था। तो जब चाणक्य घनानंद के पास पहुंचे तो चाणक्य ने बताया कि भारत पर एक बहुत बड़ा मतलब खतरा मंडरा रहा है और आपके पास सबसे बड़ी सेना है उस समय की, तो आपको क्या करना चाहिए, सिकंदर के सामने मतलब कि युद्ध करना चाहिए और भारत को विदेशी आक्रमण से बचाना चाहिए। लेकिन चाणक्य ने यह प्रपोजल दिया किसको, घनानंद को। लेकिन घनानंद की बातचीत करें तो घनानंद भाई भोगविलासी आदमी है, उसको राजपाट से कोई मतलब बहुत वो था नहीं, और बस वो अपने अहंकार में रहता था और क्रूर शासक था, बहुत दुष्ट प्रकृति का राजा था। उसने कौटिल्य का अपमान कर दिया, और जब कौटिल्य का अपमान किया तो कौटिल्य ने वहीं पर एक शपथ ली। आप लोग सीरियल वगैरह में देखते हो कि भाई उनको धक्का दे दिया, धक्का देने से उनकी जो चुटिया होती है, जो जो आपकी क्या थी, जो पीछे बाल होते हैं बड़े वाले, वो खुल गए। और उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि जब तक मैं घनानंद के खून से इसको क्या साफ नहीं करूंगा तब तक मैं इसको बांधूंगा नहीं। और ये बहुत ही क्या कहते हैं चाणक्य के लिए अपमानजनक बात थी। और चाणक्य ने ही अगर आप देखो तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, एक मतलब गांव गांव में भ्रमण कर रहे थे और जा रहे थे अपने किसी गंतव्य पर, और वहां पर देखा कि एक गांव में कुछ जो बच्चे हैं वो राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना तो उसका जो न्याय दर्शन था वो बड़ा अच्छा समझ में आया, और वहीं से चाणक्य को क्या करते हैं, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उसको शिक्षा दीक्षा देने का काम शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे इसमें बहुत मतभेद है। कहा जाता है चाणक्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वास्तविकता में अभी संस्थापक की बात करेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूरा या मूरा था, और वहीं से ये मौर्य वंश नाम पड़ा। लेकिन ये कहा जाता है, इसको बेसिकली जैन और बौद्ध साहित्य तो ये बताते हैं कि जो मौर्य वंशी राजा थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन इनको पुराणों में, वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में कुछ बड़ी किताबें हैं जिसमें इसको क्या कहा गया, जिसमें इसको निम्न कुल का कहा गया है। तो पिता के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं, और ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता के साथ में कहां पर रहता था, अपने मामा के घर, और मामा ने उसको क्या किया, उसको गुरु को मतलब कि चाणक्य को बेच दिया था। ऐसा भी कहीं पर प्रमाण मतलब पुष्टि नहीं है, ये कथन मिलते हैं। लेकिन ये स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि भैया ये राजा जो प्रजा का खेल था, ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, और वहीं से इसका न्याय दर्शन समझ में आता, और चाणक्य वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में ले लेता और शिष्य के रूप में दीक्षा देता। अब यहीं पर समझना, जब चाणक्य का अपमान हुआ और इधर सिकंदर विश्व विजय का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है, तो सिकंदर पहुंच रहा सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वहां का जो शासक था वो था अंबी। अंबी ने पहले ही घुटने टेक दिए, और क्या हुआ, घुटने टेक दिए और वो सिकंदर का सहयोगी हो गया। अब सहयोगी हो गया, बहुत अच्छी बात है, सहयोगी होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं। अब उसने अपने साम्राज्य को एक बड़े युद्ध से बचा लिया। लेकिन सिकंदर का एक बड़ा प्रतिद्वंदी हुआ पोरस। तो पोरस और सिकंदर के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं हाइडे स्पीज का युद्ध। हाइडे स्पीज का युद्ध। और हाइडे स्पीच के युद्ध के बारे में बातचीत करें तो ये युद्ध जो होता है किसके किसके बीच में, तो पोरस के बीच में होता है, और पोरस के साथ साथ में सिकंदर के मध्य होता है। ये युद्ध बहुत ही भयंकर था, और लेकिन बावजूद इसके अगर हम आपसे बातचीत करें तो पोरस जो है युद्ध में पराजित हुआ और बंदी बना लिए गए। पोरस जो थे वो युद्ध में पराजित होते हैं और बंदी बना लिए गए, और सिकंदर जो है वो युद्ध में विजय होता है। हाइडे स्पीच के युद्ध के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध है ये कब होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हो रहा है।
हाइडे स्पीच का युद्ध कब हो रहा है इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताना है, समय नहीं लगाना, ठीक है। अब यहीं पर ध्यान समझना, पोरस बंदी बनाए गए और सिकंदर के सामने पोरस को क्या किया गया, उपस्थित किया गया। तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो एक राजा सामने वाले राजा के साथ जिस तरीके का व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो बातों से बहुत प्रभावित हुआ, पोरस की बातों से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और इनको मुक्त कर दिया और वहां का शासक बना दिया। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते सिकंदर की सेनाएं बहुत थक गई थी और युद्ध, मारकाट, अपने घर परिवार से दूर। तो सिकंदर की सेना अब आगे बढ़ने के लिए तैयार, युद्ध के लिए नहीं थी कि अब हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इसी उपलक्ष्य में कहीं पर देखने को यह भी मिलता है, कहीं पर यह पुष्ट मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के पास भेजा कि आप क्या करिए, मगध पर अटैक करिए और मगध में हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन कहते हैं कि बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया और अपनी कलाबाजियां करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो सिकंदर की सभा से बाहर हो गए, मतलब उछल कूद करते हुए बाहर हो गए। हालांकि इसके कहीं पर प्रमाण मिलते नहीं, ठीक है, प्रमाण नहीं, ऐसे दंत कथाएं टाइप का ये हो गया। अब यहां पर ध्यान समझिए, सिकंदर जो है, सिकंदर की सेना अपना जो है वो युद्ध से एक प्रकार से हाथ धो रही है, हाथ छोड़ रही है कि अब युद्ध नहीं करना है, अपने घर परिवार के साथ वापस लौटना। और अगर आगे की बातचीत करें तो भारत में सिकंदर के जो जीते हुए क्षेत्र थे, सिकंदर ने जो भी भारत में जीता था वो सारे क्षेत्र अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिए। मतलब एक लाइन लिखिएगा, सिकंदर ने भारत में अपने जीते हुए क्षेत्र को अपने जीते हुए क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर ये सेनापति था, किसका, सिकंदर का, ये सेनापति था सिकंदर का, इसको सौंप दिया और वापस क्या हुआ, वापस बेबीलोन की तरफ लौटा। लेकिन कहते हैं पंजाब के आसपास, गुजरात के आसपास जब ये वापस सिकंदर जा रहा था, बेबीलोन वापस जा रहा था, तो वहां के एक लोकल जनजाति के साथ इसका युद्ध होता है और उसी में वो थोड़ा सा घायल हो जाता है और बेबीलोन पहुंचते पहुंचते इसकी क्या हो जाती है, एक प्रकार से जख्म वगैरह लग जाते हैं, तो जो घाव होता है वो फैलने लगता है। मतलब ऐसे कहें कि मतलब वो बीमार हो गया। बीमार क्यों पड़ गया, क्योंकि उसको चोट लग गई थी, चोट लगने की वजह से वो एक प्रकार से वो घायल हो गया और वही घायल अवस्था में बेबीलोन वापस पहुंचा, वहां पहुंचते पहुंचते वो मर गया। तो मर गया, अब वहां स्वाभाविक सी बात है, यहाँ का जो सिकंदर का जीता हुआ साम्राज्य था उसको सेल्यूकस निकेटर ने संभाल लिया, यहां तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर अगर हम आपसे बातचीत करें, यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जब भारत की बातचीत अब हम आगे करने चल रहे हैं, भारत में बढ़ते हैं, तो भारत में इस समय तक अगर हम आपसे बातचीत करें तो नंदों का शासन था। और नंदों में कौन, घनानंद शासन कर रहा था जब भारत पर विदेशी आक्रमण किसका, सिकंदर महान का अटैक होता है। तो अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी यह मिलती है कि भैया क्या होता है, चाणक्य साहब ब्राह्मण है, आपको पता है, और भारत में वर्ण व्यवस्था चल रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऐसी स्थिति की बात जब करी जाती है तो ब्राह्मणों से कुछ फंड इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक सेना सृजित कर सके, सेना को क्या कर सके, सृजित कर सके। और सेना बनाई, सेना बनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर अटैक के लिए पहुंचा तो वहां की जनता ने भी चंद्रगुप्त मौर्य का सपोर्ट किया। देखिए घनानंद के खिलाफ, मतलब इतना क्रूर, इतना खराब शासक हो गया कि वहां की लोकल की जो जनता थी वो भी उसके अगेंस्ट हो गई। अब जब उसके अगेंस्ट हो गई तब क्या हुआ, तो कहने का मतलब यह था कि भैया युद्ध बहुत आसान तरीके से उसको सत्ता से पदच्युत कर दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संभाल लिया। तो अब यहीं पर हम आपसे बातचीत करना शुरू करते हैं। तो 322 ईस्वी में हम यहीं पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू क्या करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में देखिए, मौर्य वंश के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो यह भारत में 322 ईसा पूर्व में बिफोर कॉमन इरा में अपना शासन स्थापित करते हैं, बिफोर कॉमन इरा में अपना शासन स्थापित करते हैं।
और आप देखेंगे कि लगभग लगभग 185 ईसा पूर्व तक, 185 बिफोर कॉमन इरा तक ये शासन करते हैं। इस शासन के क्रम में बहुत सारे राजा आते हैं। अब इन राजाओं के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो राजाओं का एक सीक्वेंस देखिएगा। राजाओं का एक सीक्वेंस क्या देखने को मिला, तो मौर्य वंश की स्थापना करी जा रही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 बिफोर कॉमन इरा तक शासन कर रहे। उसके बाद बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश वाला है, बिंदुसार जो है मौर्य वंश के, बिंदुसार, बिंबिसार और बिंदुसार में अलग है। तो बिंदुसार शासक बनते हैं और ये 298 ईसा पूर्व में बनते हैं और 273 बिफोर कॉमन तक क्या रहते हैं, बिफोर कॉमन इरा तक शासक रहते हैं। इसके बाद भारत का महानतम सम्राट अशोक सत्ता में बैठते हैं और 273 से लगभग 232 235 ईसा पूर्व तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसके बाद दशरथ बैठते हैं, दशरथ 232 से लेकर 224 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इसके बाद संप्रति बैठते हैं, संप्रति के बारे में बातचीत करें 224 से लेकर 215 बीसीई तक। उसके बाद सालिसुका जो है वो सत्ता पर बैठते हैं और 215 से लेकर 202 बीसीई तक। उसके बाद देववर्मन की बातचीत करें 202 से लेकर 195 बीसीई तक। और उसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें सतधन्वा बैठते हैं जो 195 से लेकर 187 बीसीई तक शासन करते हैं। और सबसे अंत में वृहदत्त सत्ता में बैठते हैं और ये 187 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। और बाद में इन्हीं की हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना हो रही। यहां पर इतने शासक इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके आगे के शासक बहुत महत्वपूर्ण नहीं। और सबसे अंतिम शासक दशरथ हैं। दशरथ क्यों, क्योंकि भैया अंतिम है, चिराग बुझ रहा है, तो जब ये मर रहे हैं, इनकी हत्या करी जा रही है, तो वहां पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करी जा रही है। अब यहीं पर हम थोड़ी सी बातचीत करें इस वंश के बारे में। जब हम आपसे बात करते हैं इस वंश के बारे में, जब हम आपसे क्या करते हैं, जब हम आपसे बातचीत करें, तो ये जो वंश है, इस वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। पहला प्रश्न उठता है कि मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत क्या है। तो सबसे पहले मौर्य वंश की जानकारी के बारे में जब हम आपसे बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत क्या है, जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या है भैया, क्या क्या मिलता है, साहित्यिक स्रोत। मौर्य वंश की जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या है, तो हम कहेंगे भैया एक विद्वान था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, हालांकि ये सिल्यूकस निकेटर के दरबार का विद्वान था जिसको मगध भेजा गया था। इसने एक किताब लिखी इंडिका, भारत में भ्रमण किया, मगध के आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण किया और इंडिका। तो पहला स्रोत जो ऑथेंटिक टाइप का मिलता है वो इंडिका। दूसरे की बातचीत करें, दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो चाणक्य ने लिखी और यही प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर। किसके प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद बातचीत करें तो एक और किताब है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो है विशाख दत्त की। किसकी, विशाख दत्त की ये पुस्तक है। इसमें भी मौर्य वंश के संबंध में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में भी क्या मिलता है, थोड़ी सी जानकारी मौर्य वंश के बारे में मिलता है। और इसमें से दीप वंश के साथ साथ महावंश, महावंश के साथ साथ दिव्य वदान, दिव्य वदान में भी क्या मिलता है, ये हमको बौद्ध ग्रंथ में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती। और उसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें धर्मशास्त्र की जो है, पुराण में ये भी क्या मिलता है, थोड़ा सा पुराणों में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती। तो मतलब ये साहित्यिक स्रोत हैं जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं, मौर्य वंश की पुष्टि करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, पुरातात्विक कुछ स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है, मौर्य वंश की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत क्या है। भैया कोई वंश अगर हमको पढ़ना है, किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है, तो सबसे पहले हमको यह पता हो कि भैया हमको जानकारी दे कौन रहा है। तो साहित्यिक स्रोत हमने बता दिए, साहित्यिक स्रोत में। अब हम बातचीत करें पुरातात्विक स्रोत की, और पुरातात्विक स्रोत में कौन है, सिक्के, आहत सिक्के। उस टाइम के आहत सिक्के चल रहे थे, उनसे हमको कुछ मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती। इसके साथ साथ जो मृदभांड थे, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड, क्या कहेंगे, उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश युक्त मृदभांड।
ये भी क्या है, ये भी अगर हम आपसे बातचीत करें, आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं मौर्य वंश के बारे में। इसके साथ साथ बातचीत करें, चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल जो है पाटलिपुत्रा में, लकड़ी का महल बनवाया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहां पर, तो पाटलिपुत्र में। ये चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, ये भी आपको जानकारी दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, अशोक के शिलालेख एवं शिलालेख एवं अभिलेख, और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो कहां पर है, जूनागढ़ में। तो एक और अभिलेख है, इसको हम क्या कहते हैं, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। इसी में अगर आप ध्यान से देखो तो अब गिरनार अभिलेख, ये जो जूनागढ़ गुजरात में है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बातचीत आपको करें तो इसी में सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, सुदर्शन झील की जानकारी, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी इसी में मिलती है कि जब यहां पर अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य का, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रकार से प्रतिनिधि था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने क्या कराया था, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पुष्यगुप्त ने झील का निर्माण कराया था, और इस समय शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। झील का निर्माण कराया था। तो ये कुछ स्रोत है जिनके बारे में जो हमको क्या बताते हैं कि भारत में कभी मौर्य वंश का शासन रहा है, और मौर्य वंश के शासन के बारे में हमारे पास ये पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है। अब थोड़ी सी जानकारी के बारे में आगे बातचीत करते हैं। ये तो हो गया हमारा वंश, जो वृक्ष वंश होता है, वृक्ष, उसके बारे में जानकारी। अब हम आगे बातचीत करने चले। अब ध्यान सुनिएगा, आगे जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के बारे में बातचीत करें तो मौर्य साम्राज्य लगभग 50 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना, 50 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा। आज के समय में भारत का क्षेत्रफल 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। उस समय आज से भी ज्यादा। आप ऐसे समझिए, कंधार से लेकर इधर तक चले जाइए, बांग्लादेश पार कर जाइए, पूरा क्या कहते हैं, और उधर कश्मीर से लेकर नीचे कर्नाटका मैसूर तक चले जाइए, पूरा एक छत्र राज्य था मौर्य साम्राज्य। अब चूंकि क्या हुआ, एक बात बताते हैं, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हो रहा है, और युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जा रहे हैं, तो कंधार तक पहुंच जा रहे हैं। मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में बातचीत करें तो मौर्य साम्राज्य जो है वो फैला कहां तक था, तो हम कहेंगे भैया कंधार से लेकर कहां तक, आप इधर कह दो बांग्लादेश तक फैला हुआ था, और उधर कश्मीर से लेकर कहां तक फैला हुआ था, कन्याकुमारी ने, तो हम कहेंगे मैसूर कर्नाटक तक ये फैला हुआ था। अब यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं कंधार के बारे में। जब हम जानकारी ले रहे हैं तो कंधार का शासक उस समय था सेल्यूकस निकेटर। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य, सीजीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ। और युद्ध में कौन पराजित हुआ, युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ। सेल्यूकस क्या हो रहा है, पराजित हो रहा है। और जब सेल्यूकस पराजित हो रहा है, युद्ध में सेल्यूकस पराजित, तो सेल्यूकस क्या कर रहा है, सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना, सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। विवाह जो है किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और ध्यान समझिए, कंधार दे दिया। ये जो कंधार वाला सेगमेंट है, इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दहेज में, ऐसा समझिए कि दहेज में मिला। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप मेगास्थनीज क्या है, मगध यात्रा पर आता है और अपने यात्रा विवरण को क्या करता है,
युद्ध के परिणाम स्वरूप, युद्ध के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को मगध भेजा और ध्यान समझना, और इसी ने पुस्तक लिखी है, मेगास्थनीज की ही पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका, जो उसने घूम घूम के अपने चारों तरफ देखा, मतलब यात्रा विवरण ऐसा समझ सकते हो, जो भी उसने घूम घूम कर देखा अपने चारों ओर, उसी को अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया, उसी को अपनी पुस्तक में रख दिया। ठीक है, चलिए इतना हो गया इतना हो गया। अब हम बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने अभी कहा कि भाई बौद्ध और जैन धर्म तो बताते हैं कि ये मौर्य क्षत्रिय है। चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसको क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय कहा जाता है। ये मौर्य क्षत्रिय, और मौर्य क्षत्रिय की बातचीत करें तो ये कौन कह रहा है, ये इसकी पुष्टि जैन और बौद्ध धर्म कर रहे हैं, जैन और बौद्ध धर्म कर रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया था। लेकिन जो पुराण है, मत्स्य पुराण में इसको निम्न कुलीन का कहा गया, मुद्रा राक्षस में इसको निम्न कुलीन का कहा गया। मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण में, मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुलीन कहा गया है, निम्न कुलीन कहा गया है। और यहीं पर ध्यान से समझना, लेकिन इनकी माता का नाम मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा मिलता है, कहीं कहीं पर मूर लिखा हुआ मिलता है। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं के नाम को क्या किया गया, इन्हीं के नाम को चंद्रगुप्त ने एक प्रकार से, इन्हीं के नाम से मौर्य वंश की स्थापना करी जाती, मूरा मौर्य, समझे, ऐसे इनके नाम से स्थापना करी जा रही। ठीक है, तो चलिए आगे बातचीत करते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं और थोड़ी सी बातचीत करने चल रहे हैं। देखिए, तो हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साथ युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद से 322 ईसा पूर्व में, BCE में युद्ध किया और मौर्य वंश की स्थापना की, और मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। बहुत बढ़िया बात है ना। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो इनकी पूरी की पूरी सहायता इसमें कौन थी, इसमें सहायता किसने करी थी, तो जब सहायता की बात आएगी, इस पूरे युद्ध में या इस पूरे विवरण में सहायता की जाती है चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा। इनका नाम आप कोई भी भूलेगा नहीं, ध्यान समझिएगा, इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी है। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो व्यास एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्र को जीतने के बाद व्यास नदी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित क्षेत्र को जीतने के बाद इसने दक्षिण में क्या किया, दक्षिण अभियान चलाया। अब ध्यान समझो, दक्षिण अभियान चला रहे। देखो, मगध मौर्य साम्राज्य वाकई बहुत बड़े आकार में फैला हुआ था, बहुत बड़े आकार। और जब दक्षिण अभियान चलाया जाता है तो दक्षिण अभियान की जो जानकारी है वो तमिल ग्रंथ से मिलती है। मतलब दक्षिण अभियान की जानकारी कहां से मिलती है, इसकी जानकारी जो है वो जानकारी के स्रोत है तमिल ग्रंथ। कौन ग्रंथ, तमिल ग्रंथ। अब ये तमिल ग्रंथ कौन कौन है, दो तमिल ग्रंथ है। एक का नाम है जिसको अहन्ना नूर कहते हैं, अहना नूर, और दूसरे का नाम क्या है, मुरना नूर। इन ग्रंथों में दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती। और दक्षिण अभियान में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया, तो हम कहेंगे भैया आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक के साथ साथ अगर हम बातचीत करें महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के साथ साथ बातचीत करें गुजरात, गुजरात के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, गुजरात के साथ साथ बातचीत करें तो इन राज्यों पर अटैक करके, आक्रमण करके उनको मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। इन पर आक्रमण करके मौर्य साम्राज्य में क्या किया जा रहा है, मिला लिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब यहीं पर क्या होता है, भारत का जो मौर्य साम्राज्य के द्वारा जो स्थापना करी जा रही है वो एरिया पहुंच गया 50 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा क्षेत्र था। फिर अगर हम आपसे बातचीत करें, फिर आपको मैंने बताया कि 305 ईसा पूर्व में भाई सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हो रहा है, हेलेना के साथ विवाह हो रहा है और कंधार मिल जा रहा है, कंधार दहेज में मिल जा रहा है, तो कंधार तक कब्जा हो जा रहा है मौर्य का। लेकिन अब बातचीत करें 297 ईसा पूर्व में, 297 ईसा पूर्व में 297 बीसीई में, बिफोर कॉमन इरा में बिंदुसार को शासक बना दिया गया। किसको? बिंदुसार को चंद्रगुप्त मौर्य ने शासक बनाया, राजा बना दिया। और शासक बनाने के बाद ये दक्षिण चले गए, कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य कहां चले गए? चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में अगर बातचीत करें तो यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैन धर्म की एक प्रक्रिया होती है प्राण छोड़ने की, जिसको सल्लेखना या संथारा कहते हैं। सल्लेखना या संथारा, सल्लेखना या संथारा, संथारा के द्वारा क्या किया? के द्वारा प्राण त्यागे, प्राण त्याग दिए, संथारा के द्वारा ये प्राण त्याग रहे। और 297 ईसा पूर्व में क्या हो रहे हैं? 297 ईसा पूर्व में बेसिकली ये शासन को छोड़ दे रहे हैं, मतलब अपने पुत्र को शासन पाठ सौंप के ये संथारा या सल्लेखना के द्वारा क्या कर रहे हैं? अपने प्राण को त्याग रहे हैं। ठीक, इन्होंने जैन धर्म में शिक्षा ली। किससे शिक्षा ली? तो जैन जो मुनि थे भद्रबाहु, तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन शिक्षा ली, मतलब जैनी हो गए, जैन शिक्षा ली। और उन्हीं के साथ, मतलब भद्रबाहु के साथ ही ये कर्नाटक गए। श्रवण बेल गोला, कर्नाटक में जगह है जिसका नाम क्या है? श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला में इन्होंने सल्लेखना, मतलब अन्न का त्याग कर देना, पानी का त्याग कर देना और फिर अपने आप को प्रकृति में विलीन कर लेना, इसी को हम सल्लेखना की पद्धति कहते हैं, संथारा कहते हैं। ठीक, और ये क्या हुए? ये मर गए, यानी कि इनकी क्या हो जा रही? इनकी फिर मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, और ध्यान समझिए, यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा का नाम दिया है। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा का नाम दिया है। किसका नाम? पालिब्रोथा का नाम दिया है। पालिब्रोथा का नाम दे रहा कौन? यूनानी लेखक। और यही पर ध्यान समझना, यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कह रहे हैं, इसका नाम जानते हैं क्या कह रहे हैं? इसको नाम से बुला रहे हैं, इसका नाम जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं भैया सेंड्रोकोट्स है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कह रहे हैं यूनानी लेखक। और सेंड्रोकोट्स नाम बाद में पता चला कब? तो हम कहेंगे विलियम जोन्स एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा 18वीं सदी में, कि बताया कि जो सेंड्रोकोट्स है यही चंद्रगुप्त मौर्य है। अब आप समझिए, आप ऐसे समझिए, अशोक के शिलालेख अभिलेख को पढ़ने के लिए जो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था, उसके शिलालेखों को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। मतलब उससे पहले हम जान ही नहीं रहे थे ये क्या है, एक आसमी पत्थर पर जो बने हुए हैं लिखा हुआ, ये क्या है। तो ये बात हमको मिल रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है सेंड्रोकोट्स मिलता है कहां पर? यूनानी लेखकों ने, एक और लिख लो, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। सेंड्रोकोट्स कहा। और इसकी पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने करी 18वीं सदी
में। विलियम जोन्स ने 18वीं सदी में इसी की पहचान करी। ठीक है, इसके आगे बातचीत करें तो अब इनका टाइम खत्म हो जा रहा है। जब इनका टाइम खत्म हो रहा है तो आगे ये स्वाभाविक सी बात है, बिंदुसार जो है वो उत्तराधिकारी बनना है। कौन उत्तराधिकारी बनना है? तो हम कह रहे हैं बिंदुसार। बिंदुसार उत्तराधिकारी बनने हैं और ये 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ रहे हैं और ये शासन करते हैं 273 बीसीई तक। कब तक? 273 बिफोर कॉमन इरा तक क्या करते हैं? ये शासन का कार्य करते हैं 273 बीसीई तक। इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। शादियां बहुत करता था ये, और शादियां बहुत करता था और इसकी वजह से इसके ढेर सारे पुत्र थे। और कहीं कहीं पर लिखा मिलता है कि 100 बच्चे थे इसके। 100 बच्चे थे। इन्हीं 100 बच्चों में 2 बच्चों के नाम है अशोक और सुसीम। अशोक और सुसीम। ये कहते हैं अशोक के बारे में जब आगे हम बताएंगे सुसीम। कहते हैं एक बार ये बिंदुसार जो है आखेट के लिए गया और आखेट के लिए जब जाता है तो अंग के आसपास के क्षेत्र मतलब कि जंगलों में रात हो जाती है तो वहीं के गांव में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां के एक ब्राह्मण परिवार ने इनका अवभगत किया बिंदुसार का, और जब विदाई हुई तो विदाई के साथ में अपनी बिटिया दे दी, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसके साथ में? बिंदुसार के साथ में। तो कहते हैं कि चूंकि ये लोग माने जाते हैं कि ये क्षत्रिय नहीं थे तो ऐसी स्थिति में अशोक का खूब बेइज्जती होता था। अशोक को काकवर्णी भी कहा मिलता है, लेकिन सुसीम के सपोर्ट में बाकी सब है। तो बाद में जब आप लोग अशोक के बारे में जब मैं बताऊंगा तो इस अशोक 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सत्ता पर बैठता है। 99 भाइयों को मार डाला। अब आप समझिए सत्ता के लिए तो इतनी साजियां करी थी अपना साम्राज्य विस्तार के लिए कि 100 बच्चे हो गए। अब यहीं पर समझिए, थोड़ी सी बातचीत करें। इसका जो अन्य नाम है वो अमित्र घात, मतलब बिंदुसार का एक अन्य नाम मिलता है जिसको अमित्र घात, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात का मतलब क्या है? जो हम कहेंगे भैया शत्रुओं का नाश करने वाला। इसी को कहीं कहीं पर मद्रसार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम मिलता है मद्रसार। एक और नाम मिलता है जिसको कहते हैं सिंहसेन। क्या नाम मिलता है? सिंहसेन। ये कुछ नाम है। ये किसके नाम है? ये अन्य नाम है बिंदुसार के, अन्य नाम। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब जो शत्रुओं का नाश करने वाला व्यक्ति होता है उसको अमित्र घात की संज्ञा दी गई। अब यहीं पर थोड़ी सी आगे चलते हैं। देखिए, अगर बातचीत करें तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानता है। बिंदुसार किसको मान रहा है? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें तो ये कर्म पर भरोसा नहीं करता है। कर्म को ये क्या कर देते हैं? मानव कर्म को नकारते हैं, कर्म को नकार देता है। ये सब डेस्टिनी पर डाल देते हैं। चारवाक का आजीवक संप्रदाय ये सब क्या मान के चलते हैं? ये सब मान के चलते हैं कि भैया कर्म कुछ नहीं होता है, सब कुछ पहले से लिखा गया है और आप उसी के अनुसार क्या करते हो? जीवन यापन करते हो। तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का क्या है? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, अनुयायी था। अब ध्यान समझना, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? जैनी थे। बिंदुसार क्या हो जा रहे हैं? आजीवक संप्रदायी हो जा रहे हैं। आगे बातचीत करें, बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस से यूनानी शासक एंटियोकस से अच्छे संबंध स्थापित किए, अच्छे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, अच्छे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और 3 चीजों की मांग की। किन 3 चीजों की मांग की जा रही है? 3 चीजें मांग रहा है कि मदिरा भेज दो भैया, थोड़ी सी मदिरा आपकी बड़ी अच्छी है। सूखा अंजीर भेज दो। और तीसरा कह रहा है कि भैया दार्शनिक भेजो, अपने यहाँ के जो दार्शनिक हैं उनको भी भारत भेजो। तो एंटियोकस 2 चीजों को भेज देता है।
मदिरा भेज देता है, सूखा अंजीर भेज देता है, इन दोनों को भेज देता है, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर देता है। एंटियोकस ने एंटियोकस ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, भेजने से मना कर दिया। अब मना कर दिया, दार्शनिक भेजने से ये क्या कर दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन बाकी मदिरा और सूखा अंजीर बराबर से मिल जा रहा है इसको, और बढ़िया से क्या कर रहा है, शराब का सेवन अच्छी तरीके से ये कर रहा है। अब यही पर ध्यान समझना, अगर बातचीत करें दिव्य वदान, जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्य वदान, उसको उसमें एक स्टेटमेंट मिलता है कि बिंदुसार के शासन के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। यानी कि बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान के अनुसार, दिव्य वदान के अनुसार तक्षशिला में 2 बार बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ। तो पहली बार जब विद्रोह हुआ, पहली बार का विद्रोह दमन जानते हो किसने किया, अशोक ने किया। विद्रोह का दमन का मतलब विद्रोह को दबा देना, ये अशोक ने किया। और दोबारा जब हुआ तो दूसरी बार विद्रोह का जो दमन है वो अशोक और सुसीम ने मिलकर किया। ये कहने को मिलता है कि सुसीम अच्छा कूटनीतिज्ञ था, लेकिन युद्ध के समय वो नेतृत्व नहीं करता था, वो पीछे की साइड रहता था। ऐसा भी कहीं कहीं पर सुनने में आया है कि युद्ध का नेतृत्व अशोक बहुत योग्य था, बहुत मतलब वीर था, और इसी स्थिति में उसने अपने सोचे 99 भाइयों की हत्या करके वो सत्ता को क्या करता है, सत्ता पर बैठता है। जब अशोक ने इस विद्रोह को दबाया था, तक्षशिला वाले विद्रोह को दबाया था, उस समय वो उज्जैन का गवर्नर था, उज्जैन का प्रशासक था। ठीक है। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो बिंदुसार अशोक का बच्चा था, और अशोक की मम्मी का नाम क्या था, शुभद्रांगी था, या धम्मा देखने को मिलता है, या धर्मा। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो यह बिंदुसार की पत्नी थी, वही जंगल वाली, जब शिकार के लिए जाते हैं तो वहां पर। तो बाद में अगर बातचीत करें, बाद में जब हम आपसे बात करते हैं तो ये 273 ईसा पूर्व में क्या होते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, खत्म। और फिर सत्ता के लिए संघर्ष शुरू होता है। सुसीम, अशोक, 98 और भाई, और अंततोगत्वा अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर वो बैठता है, गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद अशोक का एक अलग टाइम चलेगा, अशोक को हम एक अलग क्लास में पढ़ाएंगे, पूरा 40-45 मिनट क्लास लगेगा, शिलालेख, अभिलेख के बारे में, है ना, सारी चीजें, कि वो भैया लुम्बिनी जाता है, इसी के साथ साथ सारनाथ जाता है, इसी के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें बोध गया के बारे में, ये सारी जानकारी हम एक कंपाइल क्लास में करेंगे। तो हमने आज के सेशन में देखा मौर्य वंश की स्थापना कैसे हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से किस तरीके से घनानंद को क्या कर रहे हैं, पराजित कर रहे हैं, और 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ रहे हैं। और उसके बाद वो पहले भाई उत्तर वाला हिस्सा जीतते हैं, और फिर क्या करते हैं, दक्षिण की तरफ गमन करते हैं। और दक्षिण की तरफ जब गमन करते हैं तो उसकी जानकारी भी हमको तमिल ग्रंथों से मिलती है। और यही वह शासक था जिसको यूनानी लोग क्या कह रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते हैं, सेंट्रो, एक मिनट रुक जाओ भाई, कहाँ गया भाई, इसी का नाम क्या मिलता है, सेंड्रो कोर्ट्स भी कहा जाता है, ठीक। अगर सेशन आप सबको अच्छा लगा किया करे तो आप सब लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल GKGS बाई सुधांशु सर से आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और इसके साथ साथ आपको क्लास की PDF, ये जो नोट करते हैं हम, ये सारा का सारा आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है।
तो आज का सेशन यहीं पर है। अगर सेशन अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सबका।